गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने तुम कब जाओगे अतिथि ये चैप्टर देखा। उसके हम एक्सरसाइज यानी कि प्रश्न अभ्यास देखेंगे। शरद जोशी का ये हमारा चैप्टर है। तो तुम कब जाओगे अतिथि में हमने देखा कि अतिथि तो यानी कि मेहमान, तो अतिथि देवो भव होता है। पर हमने चैप्टर में क्या देखा, शरद जोशी ने, जो हमारे लेखक है, तो शरद जोशी ने व्यंग्य यानी कि कटाक्ष में जो अतिथि जाने का नाम ही नहीं लेते उनके बारे में व्यंग्य करके चैप्टर बताया है हमको। तो उसका हम प्रश्न अभ्यास देखें। सबसे पहले हम यहाँ पे शब्दार्थ और टिप्पणी देखेंगे। ग्लोसरी शब्दार्थ में आगमन यानी कि जो अतिथि आते हैं, तो आगमन चैप्टर में नाम लिखा है, तो इसका अर्थ है आना। निसंकोच यानी कि संकोच रहित, बिना संकोच के। नम्रता नत होने का भाव, स्वभाव में नरमी होना। सतत यानी कि निरंतर, लगातार। आतिथ्य यानी कि जो अतिथि का हम सत्कार करते हैं वह आतिथ्य भाव यानी कि आवभगत। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉट्स, इनका अर्थ है अंतरिक्ष यात्री। अंतरंग घनिष्ठ, गहरा। आशंका खतरा, भय या डर। मेहमान नवाजी यानी कि जो अतिथि आए थे, शरद जोशी ने बताया हमें लेखक ने कि मेहमान नवाजी कैसी की थी। तो मेहमान नवाजी का अर्थ है कि अतिथि सत्कार बहुत अच्छे से किया था। छोर किनारा, सीमा। भावभीनी यानी कि प्रेम से ओतप्रोत। आघात जब अतिथि ने लॉन्ड्री में कपड़े धुलवाने के लिए बोला तब आघात सा लगा था लेखक की पत्नी को कि अभी भी ये रुकने वाला है। आघात यानी कि चोट, प्रहार। अप्रत्याशित आकस्मिक, अनसोचा, जो सोचा न हो वैसा, अप्रत्याशित। मार्मिक यानी कि मन स्पर्शी। सामीप्य, समीप का अर्थ होता है निकट, सामीप्य का अर्थ है निकटता, समीपता यानी कि नियर, नज़दीक। औपचारिक यानी दिखावटी, रस्मी। औपचारिक हमारे चैप्टर में शब्द आता था कि औपचारिक मुस्कुराना भी अब तो बंद हो गया, क्योंकि अतिथि जाने का नाम ही नहीं लेते थे घर पे। आज 3 दिन हो गए तो भी। तो औपचारिक दिखावटी करते हैं, रस्मी। निर्मूल यानी कि मूल रहित, बिना जड़ का। कोनलो, कोनों से। सौहार्द, मैत्री, हृदय की सरलता। रूपांतरित यानी कि जिसका रूप बदल दिया गया हो, वह आकार बदल दिया गया हो, रूपांतरित। रूप अंतर, रूपांतरित यानी कि आकार का बदल जाना। ऊष्मा, गर्मी, उग्रता। संक्रमण, एक स्थिति या अवस्था से दूसरी में प्रवेश। गुंजायमान यानी गूंजता हुआ। ये हमारी ग्लोसरी है, आप सबसे पहले इन्हें नोट में लिख देना। इसके बाद अब प्रश्न अभ्यास देखेंगे। सबसे पहले हमारे मौखिक अभ्यास है, तो वो सिर्फ आपको सुनने हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे जो मौखिक क्वेश्चन आंसर दिए हैं, क्वेश्चन है, तो उससे क्या है, हमें लॉन्ग आंसर देने में दिक्कत नहीं होगी। ये पूरे हम समझ लेंगे ना एक बार, तो वो लॉन्ग आंसर अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे। तो ये सिर्फ आपको सुनने हैं, अच्छे से समझने हैं। चैप्टर भी आपको रीड करना है अच्छे से, वीडियोस भी अच्छे से देखने हैं। इसके बाद ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। पर ये क्वेश्चन है, मैं आपको समझने के लिए बोल रही हूँ। यहाँ से मौखिक यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पर रह रहा है? जैसे हम जानते हैं वैसे कि अतिथि 4 दिनों से लेखक के घर पे रह रहा है। सेकंड, कैलेंडर की तारीखें किस तरह फड़फड़ा रही है? क्योंकि अब तक कोई वो अतिथि जाने का नाम नहीं लेता, तो उसको बताने के लिए सामने कैलेंडर है, तो उसकी तारीखें किस तरफ फड़फड़ा रही है। मतलब कि देखो, कैलेंडर की तारीखें अपनी सीमा में अपनी नम्रता से फड़फड़ा रही है। ये कैलेंडर आपको बता रहा है अतिथि को कि आप कितने दिनों से आए हो। पर इसका आंसर क्या है कि कैलेंडर की तारीखें अपनी सीमा में अपनी नम्रता से फड़फड़ा रही है।
नेक्स्ट, पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया। कोई भी अतिथि होगा, क्योंकि अतिथि देवो भव, अतिथि हमारे लिए देव समान है, इसलिए अतिथि आएंगे तो हम पहले तो हम अच्छा ही स्वागत करेंगे ना। पर यहाँ क्या है, पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया, तो अच्छे से ही, क्योंकि पति पत्नी ने मेहमान का सादर, नमस्ते एवं आत्मीय भाव के साथ स्वागत किया था। चौथा क्वेश्चन है, दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की गई। क्योंकि आर्थिक दृष्टि से वो मध्यम वर्गीय थे, इसलिए अतिथि का स्वागत सत्कार अच्छे से कर तो दिया, पर मेहमान को, अतिथि को कुछ न आए कम, इसलिए कौन सी गरिमा प्रदान की दोपहर के भोजन को। तो दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की गई अतिथि के लिए, क्योंकि अतिथि हमारे लिए देव है, अतिथि के लिए हम सब कुछ करेंगे। तो दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की। एक ही सेंटेंस में, एक ही वर्ड में देना है, लंच की गरिमा प्रदान की। तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा। अब 3 दिन हो गए हैं, यहाँ से अतिथि जाने का नाम ही नहीं ले रहे। तीसरे दिन क्या होता है, फिर देखो, तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा। तो तीसरे दिन सुबह अतिथि ने कहा कि वह अपने कपड़े धोबी को देना चाहता है, वह अपने कपड़े धोबी को देना चाहता है, ये कहा। क्योंकि अब तब से पता चल गया लेखक को कि ये तो जाने वाला है नहीं, क्योंकि ये तो कपड़े धोबी को देने की बात कर रहा है। तो तीसरे दिन सुबह अतिथि ने कहा कि वह अपने कपड़े धोबी को देना चाहता है। नेक्स्ट, सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ। सत्कार की ऊष्मा समाप्त कब होगी, जब 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो जाएगी। आज तो 3 दिन हो गए, 4 दिन हो जाएगी, तब तो ये सत्कार में ऊष्मा यानी कि गर्मी समाप्त होने पर क्या हुआ। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो जाने पर भोजन डिनर से खिचड़ी पर आ गया। हमने जैसे चैप्टर में देखा वैसे ही। लेखक की पत्नी क्या बोल रही है, आज तो मैं खिचड़ी बना रही हूँ। सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर भोजन डिनर से खिचड़ी पर आ गया। अब यहाँ पे लिखित यानी कि जो हमारे चैप्टर में लिखने वाले जो क्वेश्चन आंसर है वो दिए हैं। तो इसमें है ना, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25-30 शब्दों में लिखने हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ही हमें लिखना है, इसके बाद के सेकंड में जो है वो हमें नहीं लिखने। तो ये पहला हम कर लेते हैं, क्या आंसर है इसका। लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था। क्योंकि हम जब तक मान से रहे, 1 या 2 दिन रुके, तब तो हमें कोई मान से विदाई देगा अच्छे से, कि ऐसे हम किसी मेहमान यानी कि अतिथि को मतलब कि विदाई करेंगे और वो नहीं मानेंगे, हम बोलेंगे नहीं रुक जाओ, तो ऐसे वो सोच रहे थे लेखक। तो लेखक अतिथि को भावभीनी विदाई देना चाहता था। वह चाहता था कि अतिथि जब घर से विदा लेकर जाने का निर्णय लेगा तो वह उससे रुकने का आग्रह करेंगे। जैसे हम भी हमारे घर अतिथि आते हैं तो कहते हैं कि नहीं 1 दिन रुक जाओ, आज खा के जाए तो अच्छा है, ऐसा बोलते हैं। तो वो भावभीनी विदाई है, आग्रह करेगा। अतिथि अच्छे मेहमान की बातें, उसकी बात न मानते हुए अपने घर वापस चला जाएगा तथा उसे छोड़ने वह स्टेशन तक जाएगा। ऐसा सोच के रखा था लेखक ने कि हम ऐसी विदाई देंगे। लेखक ने मन में सोच के रखा था कि ये अतिथि अब दूसरे दिन हुआ है तो अब निकलेंगे तो फिर हम क्या कहेंगे, उसके रुकने का आग्रह देंगे, फिर वो नहीं मानेंगे, फिर वो हम उसे स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे। तो ऐसे भावभीनी विदाई देने चाह रहे थे। अब ये यही क्वेश्चन हमें तो 25 या 30 शब्दों में जैसे मैंने बताया वैसे लिखना है। और ये सेकंड है, उसके जो ये व्याख्या दी गई है वो हमें नहीं सॉल्व करने, आगे ख वाले क्वेश्चन है। देखो ये है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ये हमें सॉल्व करने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50-60 शब्दों में लिखिए। कौन सा आघात अप्रत्याशित था और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा। देखो यहाँ पे हम क्या आंसर लेंगे, हमारे क्वेश्चन में वीडियो में आप देखेंगे, रीड करेंगे क्वेश्चन तो आप अच्छी तरह सॉल्व कर लेंगे। मैं बताऊँ आपको कि कौन सा आघात अप्रत्याशित था और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखो 2 दिन ठहरने के बाद तीसरे दिन जब अतिथि अपने कपड़े धोने देने के लिए कह रहा था, तब इससे अप्रत्याशित आघात लगा। आघात कौन सा लगा, तीसरे दिन वह अतिथि अपने कपड़े धोबी को देने की बात की ना,
तो वो आघात सा लगा, अप्रत्याशित आघात। चोट अत्यंत मार्मिक थी, क्योंकि अब तो जाना चाहिए अतिथि को, पर नहीं गया। अब तो क्या बात कर रहा है? कपड़े धोने की बात कर रहा है। लेखक को महसूस हुआ कि अतिथि देवता नहीं, क्योंकि हमारी जो है कहावत कि अतिथि देवो भव, अब अतिथि को देवता नहीं बल्कि मनुष्य होता है। और यदि वह अपने अतिथि की गरिमा भुला देता है, जो नम्रता है वो भुला देता है, तो वह राक्षस के समान हो जाता है। तो ये आघात लगा था। तो वो मन में क्या सोच रहे थे लेखक कि अब तो ये देवता नहीं कहा जाता इनको, तो ये अपनी गरिमा भुला देता है, अब ये राक्षस के समान हो गया है। तो ये प्रभाव पड़ा था। सेकंड, संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना। संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना, यह हमारे चैप्टर की पंक्ति है। इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं, विस्तार से लिखिए। यानी कि ये पंक्ति क्या बताती है, लेखक इससे क्या बताना चाहते हैं, लेखक इससे क्या समझाना चाहते हैं हमें, तो ये अपने शब्दों में लिखना है विस्तार से। जैसे कि उपभोक्तावादी संस्कृति में संबंध नए दौर से गुजर रहे हैं। शहरी जीवन में संबंधों की चमक फीकी पड़ती जा रही है। अतिथि देवो भव की संस्कृति अतिथि के एक दिन से अधिक ठहरने पर अतिथि राक्षस भव में बदल जाती है। अब कैसा जमाना आ गया, अब तो कोई 1 या 2 दिन क्या 1 या 2 घंटे भी नहीं रहता किसी के घर, एक रात की तो क्या बात है। तो अब क्या वो है ना, वो अधिक ठहरने पर अतिथि राक्षस भव ये में बदल जाती है, संबंधों का संक्रमण हो जाता है। एक दूसरे की आर्थिक एवं सामाजिक हैसियत का सम्मान करते हुए संबंधों को निभाया जा सकता है। सामाजिक हैसियत दिखनी पड़ती है, इसलिए सम्मान करते हुए संबंधों को निभाया जा सकता है। शहरी जीवन भागम भाग और रोजी रोटी कमाने में बीता जा रहा है। जैसे हम देखते तो अब किसी को टाइम ही नहीं, रोजी रोटी कमाने के लिए इतनी महंगाई के ज़माने में सारे घर वाले कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं, तो अतिथि का सत्कार कब कैसे किया जाए, वही एक सोचने की बात है। ऐसे समय में अतिरिक्त आर्थिक दबाव न केवल व्यक्ति को बल्कि उसके संबंधों को भी प्रभावित करता है। इसी कारण आज का दौर संबंधों के संक्रमण का दौर बन गया है। ऐसे आप क्वेश्चन लिख देना। थर्ड, जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या आए, मतलब कि अब तो व्यवहार चेंज हो गए ना, पहले आए थे तब कैसा सत्कार हुआ था, अब 4 दिन तक नहीं गए तो लेखक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आया, चेंजेस आ गए ना। क्योंकि हम एक दिन पहले स्टार्टिंग में अतिथि का मान सम्मान कैसे अच्छे से होता है, फिर एक दिन के बाद कैसा हो जाता है, तो ये हमें चैप्टर में देखा है सब। यहाँ क्या होता है, जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक की मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। लेखक और अतिथि के बीच लगने वाले ठहाके कम हो गए। स्टार्टिंग में तो अतिथि आते हैं तो बहुत सारी अच्छी सी बातें कर लेते हैं, वो धीरे धीरे सब बंद हो गई, मुस्कुराहट भी कम हो गई, शब्दों का लेन देन कम हो गया। सौहार्दता अब धीरे धीरे बोरियत का रूप धारण करने लगी। भावनाएं गालियों का रूप ग्रहण करने लगे, मन में गाली देते हैं अतिथि। बातचीत लगभग बंद सी हो गई। जो कुछ पढ़ते थे लेखक तो भी वो मन में यही ख्याल आता था कि ये अतिथि कब जाएगा, ये अतिथि कब जाएगी। तो ऐसे आपको ये 3 क्वेश्चन लॉन्ग है वो सॉल्व करने हैं। यह 2 पर्याय लिखिए, यानी कि एक शब्द के 2 पर्याय बताने हैं हमको। चांद का अर्थ बनेगा चंद्रमा और मयंक। जिक्र यानी कि चर्चा करना, उल्लेख, ये 2 हो गए इनके पर्याय। आघात शब्द है तो आघात का अर्थ है चोट, प्रहार। उष्मा यानी कि गर्मी, ताप, ये शब्द हमने ग्लोसरी में भी बता दिए हैं, एक आध नहीं होगा। चांद, जिक्र 2, ये आघात और उष्मा तो होगा ही उसमें। उष्मा गर्मी, ताप, अंतरंग यानी अंदरूनी, भीतरी। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। तो यानी कि जो बताए गए हैं वैसे हमें परिवर्तित यानी कि चेंज करना है सेंटेंस को। फर्स्ट है क, हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे। नकारात्मक यानी कि नकारात्मक वाक्य इसे बनाना है हमें। तो हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे, इसका नकारात्मक वाक्य ये बनेगा कि ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने नहीं जाएंगे, ये नकारात्मक हो गया।
ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने नहीं जाएंगे, नकारात्मक हो गया। ख है किसी लॉन्ड्री पर दे देते जल्दी धुल जाएगी, प्रश्नवाच्य यानी कि प्रश्नार्थ बनाना है, हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो कैसे चेंज करेंगे? किसी लॉन्ड्री पर देने से क्या जल्दी धुल जाएगी, इसके बाद पीछे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तभी हमारा ये सेंटेंस राइट सही है ऐसा होगा। बस ऐसे लिख देने से इसके पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो फिर ये रॉन्ग बन जाएगा। भले हमने ऐसे लिख दिया कि किसी लॉन्ड्री पर देने से क्या जल्दी धुल जाएगी, पर इसके बाद हमें पूरा क्वेश्चन मार्क वहाँ लगाना है, तभी हमारा प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा। ग सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी, भविष्यकाल बनाना है, फ्यूचर टेंस में हमें चेंजेस करना है। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी तो ये वर्तमान काल है, तो अब इसे बनाना है फ्यूचर भविष्य काल में। तो सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ये बन गया भविष्य काल। ग इनके कपड़े देने हैं, स्थान सूचक प्रश्नवाची, स्थान यानी कि कोई भी स्थान ये सेंटेंस में रख के हमें वाक्य को परिवर्तित करना है, स्थान बताना है, किसी भी जगह का नाम बताना है। इनके कपड़े देने हैं, स्थान सूचक प्रश्नवाची और स्थान सूचक प्रश्नवाची यानी कि प्रश्न भी बनाना है और स्थान भी देना है ये सेंटेंस में। इनके कपड़े देने हैं, तो इनके कपड़े किस जगह देने हैं, तो किस जगह वो स्थान बन गया, स्थान सूचक बन गया किस जगह। और प्रश्नवाची यानी कि किस जगह देने हैं, तो ये प्रश्नवाची किस बनाएंगे, क्योंकि स्थान का नाम मालूम नहीं, किस जगह देने हैं तो फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, और किस जगह वो स्थान सूचक, तो सेंटेंस बनेगा इनके कपड़े किस जगह देने हैं, क्वेश्चन मार्क। लास्ट है कब तक टिकेंगे ये क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक है, तो इसे नकारात्मक भाव से लगाना है। कब तक टिकेंगे ये वाक्य हमारे चैप्टर में लेखक की पत्नी लेखक को पूछ रही है कि अतिथि कब तक टिकेंगे ये, तो इसे हम नकारात्मक कैसे बनाएंगे? क्या इनके टिकने की सीमा समाप्त नहीं होगी, प्रश्नार्थ तो लगाना है, प्रश्नवाचक तो बनाए, नकारात्मक भाव से बनाना है। क्या इनके टिकने की सीमा समाप्त नहीं होगी, क्या इनके टिकने की सीमा समाप्त नहीं होगी, तो ऐसे हम नकारात्मक बनाएंगे। अब ये है चुकना क्रिया के विभिन्न प्रयोगों और वाक्य संरचना को ओनली फॉर समझना है, हमें आपको समझना है कि यहाँ जो सेंटेंस है, सारे सेंटेंस में देखो, फर्स्ट है कर चुके, सेकंड में चुके, लास्ट चुके थे, ग है मिट गया, और ड है जा चुकी, चुक गए। तो ये सारे जो सेंटेंस दिए हैं उन सारे सेंटेंस में चुकना क्रिया है, एक क्रिया है चुकना, चुक गए। तो विभिन्न प्रयोगों तो ध्यान से देखिए कि ये चुकना क्रिया तो है पर अलग अलग तरीके से हमको यहाँ पे समझाई है। तो ये देखो भूतकाल की क्रिया के विभिन्न रूपों को देखें और उन्हें समझना है। भूतकाल की क्रिया, तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके यानी कि वो बन गया भूतकाल, यानी कि क्रिया पूरी हो गई है। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके, तो यहाँ क्या है, यहाँ भी क्रिया पूरी हो गई है, भूतकाल बन गया है सेंटेंस। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके, ये भी पूरी हो गई है क्रिया, यह भी भूतकाल है। आदर सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, यहाँ भी भूतकाल की क्रिया पूरी हो गई है। शब्दों का लेन देन मिट गया, ये क्रिया पूरी हो गई। और चर्चा के विषय चुक गए, ये भी भूतकाल है। पास्ट टेंस सारे वाक्य में बताया है। तुम्हारे भारी भरकम शरीर से सलवटें पड़ी, चादर बदली जा चुकी, चादर भी बदली जा चुकी, अतिथि की बात है यहाँ पे। और तुम यही हो, ये भी चादर बदल देने की बात है, चादर बदल दी चुकी, यानी कि ये सारे सेंटेंस पास्ट टेंस है। ये हमें ओनली फॉर समझने थे। क्रिया चुकना क्रिया है, तो ये कैसे समझ।
निम्नलिखित वाक्य संरचनाओं को तुम के प्रयोग पर ध्यान दीजिए। तुम प्रयोग है यहाँ पे, तो ये सारे जो सेंटेंस है छात्र ध्यान से, यानी कि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे सर्वनाम के प्रयोग को समझना है। सर्वनाम यानी कि नाम के बदले जो जिसका प्रयोग होता है तुम, तो मैंने नाम सामने वाला कोई भी है, जैसे कि रमेश है, तो रमेश के बदले मैं बोलूँगी कि तुम क्या कर रहे हो, तो ये हो गया सर्वनाम, यानी कि नाम के बदले जिसका प्रयोजन होता है वो है सर्वनाम। लॉन्ड्री पर दिए गए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यही हो, तुम ये सर्वनाम है, तुम यही हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है, तो यहाँ तुम है वो भी सर्वनाम है, ये हमें समझना है। तुम्हारे परखम शरीर के सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी, ये तुम्हारे वो है सर्वनाम। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। लेखक मन में ये सोच रहे हैं, पर यहाँ तुम यानी कि अतिथि की बात है, मन में बताया जा रहा है, ये तुम शब्द सर्वनाम है। तुम फिल्मी पत्रिका पलटे जा रहे हो। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही हो, पर तुम जा नहीं रहे, यहाँ पे तुम है वह है सर्वनाम। तो यहाँ जो है ये ग्रामर है, तुम जो शब्द लगाए नाम के बदले वो सब सर्वनाम है। यहाँ पे क्रिया है, तो वो सब भूतकाल के सेंटेंस में भूतकाल क्या है वो बताया गया है। तो आप ऐसे सबसे पहले ग्लोसरी लिख के मैंने जैसे बताया वो आंसर सभी अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। थैंक्स।